नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन, परेश रावल, दिया मिर्जा या फिर सोनू सूद? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है। सोनू सूद ने 2030 तक एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यूएनडीपी के कदम की सराहना की है और एसडीजी के लिए समर्थन करने की बात भी कही है। उन्हें यह सम्मान देश भर में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लॉकडाउन के दौरान उनके घर तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। उन्होंने इस दौरान युवा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और कोरोना महामारी से प्रभावित हुए बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने जैसे मानवतावादी कार्य भी किए हैं। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा को भी यह सम्मान दिया जा चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, सोनू सूद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के तहत किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर सिंगापुर? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीति आयोग और नीदरलैंड ने हाल ही में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वे डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं। एसओआई के तहत दोनों भागीदार अपने ज्ञान और नवीन तकनीकी समाधानों का आदान प्रदान करेंगे। उनके मध्य हुए समझौते में शामिल हैं औद्योगिक और अन्य सहयोगी गतिविधियों में शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकी को अपनाना, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस को अपनाना। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने के लिए कमिटमेंट रखता है। साथ ही भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया? आईसीजीएस वरद, आईसीजीएस विक्रम, कनकलता बरुआ या फिर आईसीजीएस विक्रांत? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ को भारतीय कोस्ट गार्ड कलकत्ता में हाल ही में शामिल किया गया है। आईसीजीएस कनकलता बरुआ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 5 फास्ट पेट्रोल वेसल में से एक है। GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV 50 मीटर की लंबाई, 7.5 मीटर की चौड़ाई और 308 टन के विस्थापन वाले मध्यम श्रेणी के सरफेस वेसल होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव एजेंसी है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करती है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो ने वीनस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की बात कही है। इसमें किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी सहयोगी होगी? अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने घोषणा की है कि वह इसरो के वीनस मिशन में सहयोग देना चाहती है। इसरो ने वीनस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो के अध्यक्ष और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में समीक्षा करने के लिए वार्ता की। 2018 में भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन जारी किए थे। आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की। फॉस्फीन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील गैस है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से देश खबरों में रहे नागोर्नो काराबख विवाद से संबंधित हैं? चीन, जापान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, अमेरिका या फिर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर्मेनिया, अजरबैजान।
नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद हाल ही में अपने चरम पर है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक हिस्सा हैं। ट्रांसकेशिया पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। इसमें आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान शामिल हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई जाति के लगभग 95% लोग रहते हैं। यह क्षेत्र उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के एक हिस्से के तौर पर मान्यता प्राप्त है और यही इसके बीच विवाद का कारण भी है। आपको बता दें कि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है, जबकि आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्मेनिया अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण कहां से किया गया है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। एक स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ ब्रह्मोस का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सफलतापूर्वक किया गया। ब्रह्मोस 2 चरणों वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे DRDO और रूस के NPOM के संयुक्त उपक्रम के तौर पर विकसित किया गया था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस की उड़ान रेंज 300 किलोमीटर है। आपको बता दें कि भारत द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑर्गन, कोबाल्ट, सल्फर या फिर नियॉन? उत्तर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट। कुछ समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के तौर पर किया जाता है। वहीं घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 हो तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4, 6, 7 या फिर 8? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8। ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जिसमें परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 ही होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-6। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक स्रोतों और उनमें पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्लों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक मिथेनोइक अम्ल या फिर दही टार्टरिक अम्ल? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दही टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि टार्टरिक अम्ल। साथ ही इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू की बात करें तो इनमें साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इस तरह इसका उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या एक रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? धान, गेहूं, चना या फिर सरसों? उत्तर है ऑप्शन ए, धान। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान आदि की जरूरत होती है। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इन फसलों का समय जून माह से लेकर अक्टूबर माह तक होता है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इन फसलों का समय नवंबर से अप्रैल माह तक होता है। इन फसलों को रबी की फसल भी कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धान। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ मृदा से प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या फिर ऑक्सीजन? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। कार्बन और ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ हैं।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मृदा से प्राप्त होने वाले वृहद पोषक पदार्थ हैं। वहीं आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन मृदा से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फास्फोरस। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।